अब हम पदार्थों का एक और गुण पृष्ठ तनाव का अध्ययन करेंगे। ये ठोस, द्रव और गैस में से सिर्फ और सिर्फ द्रव ही प्रदर्शित करता है। एक्चुअल में पृष्ठ तनाव दिमाग में कैसे आया था गुण कि कई ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने जब प्लवन पढ़ा था, फ्लोटेशन पढ़ा था, उसमें हमने ये समझा था कि जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा होता है वो हमेशा सिंक करती है, डूब जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होने पर भी वो डूबती नहीं है, तैरती है। जैसे कई बार पानी की सुई कई बार स्टील की सुई पानी पर तैरती हुई नजर आई, बड़े बड़े जहाज पानी पर तैरते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, कुछ कीड़े मकोड़े, मच्छर पानी पर साम्य अवस्था में रहते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं डूबते। ये कह सकता हूं कि मैं मच्छर जो है पानी पर बैठ सकते हैं, उसके अंदर नहीं डूबते। ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि पानी की सतह कुछ अलग विशेष प्रकार का गुण प्रदर्शित करती है, जो उन वस्तुओं को घनत्व अधिक होने के बावजूद भी वो पानी के अंदर डूबते नहीं है, सिंक नहीं करते हैं। तो चलिए इस पृष्ठ तनाव को हम आगे डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये समझे कि पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से द्रव का एक गुण होता है। ये द्रव का गुण है। द्रव की सतह एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। अगर द्रव की ऊपर वाली सतह, जिसको हम मुक्त सतह बोलते हैं, वो एक खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, तो क्या होता है, जिसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है तथा अपने स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करती है, द्रव का यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसको डिटेल में आपको मैं आगे समझाऊंगा कि पृष्ठ तनाव एक्चुअल में आया कैसे, लेकिन फिलहाल इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि अगर मैं बात करूं द्रव की सतह की, ऊपर वाली सतह जिसको मुक्त सतह कहा जाता है, वो मुक्त सतह ऐसी है कि अगर उस पर हम कोई भारी वस्तु रख दें तो वो सतह को चीरते हुए उसके अंदर डूब जाती है। लेकिन अगर उसको में कोई हल्की वस्तु रख रहे हैं, उस समय वो उसके ऊपर रहती, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वो जो सतह है वो झिल्ली की तरह एक व्यवहार करती है। जैसे अगर बेडशीट को हम टाइट पकड़ के बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही वो जो ऊपर की सतह है, मुक्त सतह, वो इस खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, और इसी द्रव के गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से द्रव का एक गुण होता है। द्रव की सतह एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है तथा अपने स्वतंत्र पृष्ठ यानी मतलब मुक्त सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करती है। द्रव का यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब पृष्ठ तनाव जो है वो द्रव की खुद का गुण है, और हम जानते हैं जिस भी पदार्थ का गुण जो होगा वो उसके अंतराणिक बल की वजह से ही होते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके अंदर कि अंतराणिक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैंने को बता रखा था दो प्रकार का होता है, आसंजक और ससंजक। अणुओं के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अंतराणिक बल कहते हैं। अंतराणिक बलों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये। अंतराणिक बल, आकर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, सहसंजक बल, आसंजक बल। सहसंजक बल समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जल और जल के अणुओं के बीच में जो प्रकार का बल लग रहा है अंतराणिक बल, वो सहसंजक बल है। जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ये सहसंजक बल हो गया। पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल हो गया। आसंजक बल मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज व स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, कागज और इस पर स्याही, ये हो गया आसंजक बल। अगर पानी में अगर मैं तेल की कुछ बूंदे डाल दूं तो तेल और पानी के अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आसंजक बल। अंतराणिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है, ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है। नेचर में चार प्रकार के मूलभूत बल पाए जाते हैं, जिसमें से ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है तथा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, जिस दूरी तक ये बल प्रभावी होते हैं उसे आणविक परास कहा जाता है, और ये स्मॉल परास का होता है। यह दूरी लगभग 10⁻⁹ मीटर, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम, लगभग एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। इस सीमा में दूरी के घटने के साथ साथ यह बल तेजी से बढ़ता है। अगर मैं इन दूरी को और पास में कर दूं तो ये बल प्रबल होने लगता है। आणविक परास का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ क्या है उसकी प्रकृति पर आणविक परास का निर्भरता आती है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई इसके जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि का है।
यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है और ये दो प्रकार के बल होते हैं। पृष्ठ तनाव का स्पष्टीकरण यहां आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में पृष्ठ तनाव होता क्या है। इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक तो हम कह सकते हैं कि मैं बल से समझाऊंगा, दूसरा मैं कहूंगा मैं ऊर्जा से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझाऊंगा बल से क्या है। पृष्ठ तनाव की अभिधारणा सबसे पहले लाप्लास ने अंतराणिक बल के आधार पर की थी। हल्का सा इंफॉर्मेशन है। लाप्लास के अनुसार उसने क्या कहा था, पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है जो विद्युत चुंबकीय बलों के कारण होती है। उसने पृष्ठ तनाव का कारण निम्न प्रकार से समझाया। क्या कहा उसने, यदि दो अणुओं के मध्य दूरी आणविक परास c 10⁻⁹ मीटर से कम है तब वे आपस में आकर्षित होते हैं, लेकिन यदि दूरी आणविक परास से अधिक होती है तो आकर्षण नगण्य हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो अंतराणिक बल प्रबल कब लगते हैं, जब उनकी डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर या लमसम एंगस्ट्रॉम की कोटि का हो। अब हम क्या काम कर रहे हैं इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। मान लो अगर इसमें हम एक कंटेनर लेते हैं, बीकर लेते हैं और इसमें द्रव पानी भर देते हैं और ये एक बेलनाकार है 3V में है, 3D है ये। अगर मैं इसमें एक अणु को पकड़ लेता हूं, मान लो एक अणु पकड़ लिया मैंने और इस अणु से 10⁻⁹ मीटर पर डिस्टेंस पर जितने भी अणु होंगे वो सभी इस पर प्रबल अंतराणिक बल लगाएंगे। तो मैं क्या काम करता हूं कि 10⁻⁹ मीटर की त्रिज्या का एक गोला खींच लेता हूं। ये मैंने गोला खींच लिया इसके अंदर। अब इस गोले में जितने भी अणु हैं वो सभी इस अणु को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अंतराणिक बल जिसको हम बोल रहे हैं आकर्षित करेंगे। तो ये सभी इसको अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे। ये इसको समझाया गया है, इसी पर बेस्ड ये थ्योरी है। अब इसको वापस समझा रहा हूं। यदि एक अणु को केंद्र मानकर c त्रिज्या मतलब कि आणविक परास त्रिज्या का एक गोला खींचा जाता है, तब केवल वे अणु जो इस गोले के अंदर है वे इस गोले के केंद्र पर स्थित अणु के द्वारा आकर्षित होते हैं। यह गोला आणविक सक्रियता का गोला या प्रभाव क्षेत्र गोला कहलाता है। मतलब इस गोले को आणविक सक्रियता गोला बोलते हैं, बस इतना से ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड क्या कंसेप्ट है वो देखिए। ये मैंने जैसे डायग्राम बना रखा है, एक बीकर, इसमें द्रव है और इसमें 4 हम गोले लेंगे। एक ये डी बिंदु वाला अणु है, एक सी, एक बी और एक ए। इनको समझो। सबसे पहले क्या है, द्रव की मुक्त सतह पर तनाव को समझाने के लिए माना कि 4 द्रव के अणु ए, बी, सी तथा डी उनकी आणविक सक्रियता के गोले के साथ है। ये 4 गोले दे रखे जो अपने आणविक सक्रियता के साथ है। कैसे बनाया है, मैंने एक डी अणु लिया, 10⁻⁹ मीटर की त्रिज्या का मैंने एक गोला खींचा जिसको सक्रियता गोला कहते हैं। वैसे सी के लिए, बी के लिए और ए के लिए इन चारों की स्थिति अलग अलग है। ये बिल्कुल डीप में है और ये ऐसा बनाया कि गोला ऊपर तक कवर पूरा लिक्विड के द्रव के अंदर हो गोला। और इसमें हमने क्या किया कि ऊपर वाली सतह से थोड़ा नीचे बनाया है लेकिन गोला कंप्लीट नहीं बने। और चौथा जो बनाया हमने बिल्कुल सतह पे लिया है। ठीक है, अब क्या है, चित्रानुसार डी गोला पूरी तरह द्रव के अंदर है, इसलिए अणु समान रूप से, ये जो अणु है इसके अंदर, ये सभी अणु समान रूप से इसको आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी बलों का परिणामी बल इस पर 0 प्राप्त होगा। मतलब इस डी अणु पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साम्य अवस्था में है और हर वस्तु चाहती है कि वो साम्य अवस्था में रहे। तो ये वाला डी वाला अणु है, ये अणु और इसके पास में अणु, जितने भी अणु इसके अंदर होंगे वो सब साम्य अवस्था में स्थित है। परिणामी सहसंयोजक बल 0 प्राप्त होता है। अब मैं बात करता हूं सी अणु की। ये वाला अणु जो भी एक कंप्लीट गोला बन रहा है, इस पर भी सभी, इस पर जो बल लगाएंगे अणु वो चारों दिशाओं में लगाएंगे जिनका परिणामी भी 0 प्राप्त होगा। मतलब सी और डी ऐसे अणु है जिस पर परिणामी सहसंयोजक बल 0 है। मतलब कि ये साम्य अवस्था में है, मतलब इसी अवस्था में रहना पसंद करेंगे। अणु बी जो द्रव की सतह में थोड़ा नीचे है, नीचे की तरफ, अब देखो ये वाला, ये सतह से थोड़ा नीचे है, गोला कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जितने अणु ऊपर की ओर है उतने अणु नीचे की ओर है। तो जितना बल नीचे की तरफ लग रहा उतना बल ऊपर की तरफ लग रहा, तो परिणामी बल 0 प्राप्त हुआ। अब जैसे ये गोला बना बी गोला, बी गोले में क्या होगा कि इसको मैं आधा भाग कर दूं इसको यहां से, इसके नीचे जितने अणु है उतने अणु ऊपर नहीं है। तो जितना बल नीचे लग रहा उतना बल ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर बल कम लगेगा। तो इस पर परिणामी बल 0 प्राप्त नहीं होकर नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो ये वाला जो अणु है, बी वाला अणु, ये साम्यावस्था में नहीं है,
ठीक है, मतलब ये साम्यावस्था में नहीं, लेकिन ये क्या चाहेगा, साम्यावस्था प्राप्त करना चाहेगा, तो ये यहां पर इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो ये साम्यावस्था में नहीं, तो ये नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अणु भी जो द्रव की सतह में थोड़ा नीचे है, नीचे की तरफ अधिक अणु होने के कारण अधिक आकर्षित होता है। इस प्रकार परिणामी संसर्ग बल नीचे की ओर कार्य करता है। अब ए की बात करें, ए पर आधा सारा के सारे अणु नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कोई अणु नहीं है, तो इस पर परिणामी बल नीचे की तरफ है। मतलब हमें एक पतली सी, एक बहुत पतली सी लेयर मिल जाती है, परत मिल जाती है, बहुत पतली सी एक परत मिल जाएगी, जिसमें जितने भी अणु उपस्थित है सभी पर परिणामी बल नीचे की ओर लग रहा है। मतलब ये सारे अणु साम्यावस्था में नहीं है, और इसी सतह को, इसी परत को मुक्त सतह कहा जाता है, द्रव की मुक्त सतह कहा जाता है। अणु ए सतह पर इस प्रकार स्थित है कि इनका आणविक सक्रियता का गोला आधा द्रव के बाहर है तथा आधा द्रव के अंदर है। केवल नीचे के भाग में द्रव के अणु है। इस प्रकार यह नीचे की ओर अधिकतम बल अनुभव करता है। अतः सतह तथा सतह से सी दूरी पर स्थित XY के मध्य स्थित सतह से सी दूरी पर स्थित XY, ये XY के मध्य स्थित सभी अणु एक नीचे की ओर परिणामी सहसंयोजक बल अनुभव करते हैं, और इसी परत को, इसी सतह को मुक्त सतह, द्रव की मुक्त सतह कहा जाता है। अब ये जितने भी अणु ऊपर की तरफ है, ये अभी साम्यावस्था में नहीं है, ये साम्यावस्था प्राप्त करना चाहते हैं। अगर साम्यावस्था नहीं, साम्यावस्था प्राप्त करना चाहते तो क्या करते हैं, ये सारे के सारे अणु जो है ये नीचे की तरफ खींचना, अपने आप को नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे साम्यावस्था है, ऊपर साम्यावस्था नहीं है, तो सारे अणु नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? जैसे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो नीचे वाले अणु उस पर ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, तो ये नीचे की तरफ जा नहीं सकते, तो ये सतह को क्या खींच के रखते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो ऊपर वाली सतह है, इन मुक्त सतह के अणुओं की वजह से, जो कि साम्यावस्था में नहीं है, खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, और यही गुण, द्रव का यही गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव का पहला कारण यह हो गया कि जो द्रव की मुक्त सतह है, उसके जो अणु है, उन पर परिणामी सहसंयोजक बल नीचे की ओर लगने की वजह से वो सारे अणु साम्यावस्था में नहीं रहते हैं। साम्यावस्था प्राप्ति के लिए वो सारे के सारे अणु नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जा नहीं सकते, इसलिए सतह को खींच के रखते हैं, उन पर बल लगा के रखते हैं, जिस वजह से ये जो सतह खींची हुई झिल्ली की तरह एक व्यवहार करती है, और द्रव के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, इसका अगला जो इसका कंसेप्ट है, ये बल से समझाया था, अब मैं समझा रहा हूं आपको ऊर्जा से। वो क्या है, जैसे वापस से मैं कंटेनर बना देता हूं। ठीक है, अब जो ये द्रव की सतह है, ये द्रव की मुक्त सतह है, इस पे बहुत सारे अणु होंगे, और सभी अणुओं की, सभी पृष्ठीय अणुओं की कुल ऊर्जा पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। अब अगर मैं इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता हूं, है ना, जैसे इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे मैंने इसको बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये जो अणु है ये सतह पर आएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अणु जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह पे आएंगे। सतह पे आएंगे तो क्या होगा, जब नीचे से सतह पे आएंगे, मान लो इस बीकर को मैं बड़ा करता हूं, तो ये जो नीचे के अणु है ये सतह पे आना स्टार्ट करेंगे। सतह पे आना स्टार्ट करेंगे तो जो अणु ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये सहसंयोजक बल के विरुद्ध ऊपर की तरफ आ रहे, कुछ न कुछ कार्य करेगा, वो बल कुछ न कुछ कार्य करेगा, और वो जो किया गया कार्य है वो सतह पर आने वाले अणुओं की ऊर्जा को बढ़ा देगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं इस अणु की और इस अणु की, तो देखो इस अणु, जब ये इस अणु ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे लगने वाले, जो नीचे की तरफ बल लग रहा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहां से ध्यान दो, यहां पर जो है, यहां परिणामी बल नीचे की तरफ है, और जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा, इस परिणामी बल के विरुद्ध हम कार्य करते ऊपर के तरफ लेके आएंगे, तो जिससे क्या होगा, वो कार्य उसकी ऊर्जा में स्थित हो जाएगा। मतलब कि पृष्ठ पर जितने भी अणु उपस्थित हैं उनकी ऊर्जा नीचे अणुओं की ऊर्जा से अधिक होगी, मतलब पृष्ठ की ऊर्जा अधिकतम होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से पृष्ठ की ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक है,
जब द्रव का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ऊपर वाला क्षेत्रफल, तो द्रव के अणु, अंदर के अणु सतह की ओर आते हैं। जैसे ही ये अणु सतह के पास पहुंचते हैं, सहसंजक बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, क्योंकि नीचे यहां पर जो अणु है इन पर परिणामी बल कहां है, नीचे की तरफ। तो जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य, यह कार्य उस अणु की स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। इसलिए सतह पर स्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा द्रव के अंदर स्थित अणु से अधिक होती है। मतलब अंदर के जो अणु हैं उनकी स्थिर ऊर्जा कम है, और हम जानते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है या निम्नतम होती है वो स्थायी अवस्था में होता है। मतलब कि द्रव के अंदर जो अणु है उन पर दो चीजें हैं, पहला साम्यावस्था में है क्योंकि कुल बल शून्य है, दूसरा उनकी ऊर्जा भी कम है, और ऊर्जा कम है, साम्यावस्था में है, तो ये तो स्थायी अवस्था में हो गया, और ये अणु स्थायी अवस्था में रहना पसंद करेगा। लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल के जो पृष्ठीय सतह के जो अणु है उन पर ऊर्जा भी अधिकतम है और बल भी लग रहा है। एक निकाय स्थायी साम्यावस्था में होता है जब उसकी स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होती है। इस प्रकार न्यूनतम स्थिर ऊर्जा के लिए द्रव की सतह पर न्यूनतम अणु रहते हैं। तो सतह पर ये सारे अणु क्या चाहेंगे, कम से कम रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर ना तो स्थायी अवस्था है ना ही साम्य अवस्था है। दूसरे शब्दों में सतह अपना न्यूनतम संभव क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है। अब दूसरी बात सुनना, ये जो सतह है मुक्त सतह, ये जो मुक्त सतह है अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा रखेगी तो उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, जो कि स्थायी अवस्था नहीं होगी। तो ये सतह के अणु क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि इसका क्षेत्रफल कम से कम हो। तो ये सतह क्षेत्रफल कम से कम करने के लिए इसको खींच कर रहता है न्यूनतम करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं, देखो सबसे अच्छी बात है कि सरफेस एनर्जी जिसको पृष्ठीय ऊर्जा बोलते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा सतह की ऊर्जा पृष्ठ की ऊर्जा समानुपाती होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल के। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतने ही ज्यादा अणु होंगे, जितने ज्यादा अणु होंगे उतनी ऊर्जा ज्यादा होगी। अब पृष्ठीय ऊर्जा को कम करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है एक गोले का, है ना। निश्चित आयतन के लिए, द्रव के निश्चित आयतन के लिए भिन्न भिन्न आकृतियां हो सकती है, लेकिन सबसे वो आकृति जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है वो होता है गोला। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये क्या चाहता है, ये एक गोलाकार रूप में रहने की कोशिश करता है। जब गोलाकार रूप में रहने की कोशिश करेगा तो अपनी सतह को खींच के रखता है, और ये जो सतह खींची हुई होगी, ये खींची हुई सतह एक खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, और द्रव के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पृष्ठ तनाव का कारण। पृष्ठ तनाव के मैंने आपको दो कारण बताए। पहला कारण बताया है कि भाई ऊपर के जो अणु है, सतह के अणु है, उन पर परिणामी सहसंजक बल नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण अणु जो है वो साम्यावस्था में नहीं रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो सतह को खींच कर रहते हैं ताकि वो नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर सके। दूसरा कारण बताया था कि पृष्ठीय ऊर्जा के जो अणु है उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो सतह की ऊर्जा को कम करने के लिए सतह का क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा, और सतह का क्षेत्रफल कम करने के लिए जो आकृति ली जाती है वो है गोलाकार। जब गोलाकार आकृति ली जाएगी तो सतह खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करेगा। द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव के प्रभाव देखो, क्या क्या प्रभाव है पृष्ठ तनाव का, कहां कहां हम उपयोग देखते हैं। सबसे पहले छोटी द्रव की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले का गोलाकार होना। द्रव की जो बूंदें होती है वो गोलाकार रूप में होती है। कभी हमने सोचा है घन के रूप में क्यों नहीं होती, घनाभ के रूप में क्यों नहीं होती? क्योंकि गोलाकार इसलिए होती है कि बूंदों का जो बाहरी सतह है वो चाहेगा कि वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रहे, ताकि उसकी ऊर्जा न्यूनतम रहे, तो वो सतह को गोलाकार बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही साबुन का बुलबुला भी गोलाकार बनता है। द्रव के अंदर ब्रश के बाल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूं कि वो बाल चिपक जाते हैं, जबकि बाल निकालने पर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पानी के ऊपर सुई का तैरना, सुई अगर हल्की है, बहुत ज्यादा हल्की है वेट में, तो वो पानी पर तैर सकती है। ठीक है, उसके लिए उसकी न्यूनतम त्रिज्या होनी चाहिए, जिसका हम अध्ययन करेंगे। शीशे के छर्रे का बनाने में, जो शीशे के छर्रे बनते हैं वो एक्चुअली ऐसे बनते हैं कि लिक्विड, शीशे को लिक्विड द्रव रूप में एक नलिका से गुजारा जाता है, और उसको जैसे ही हवा में लेके आते हैं, जैसे ही हवा में लेके आते हैं तो जो बाहरी सतह है, उस लिक्विड की बाहरी सतह वो मुक्त सतह बन जाएगी, तो वो तुरंत गोलाकार रूप में अपने आप को ले लेता है, और फिर उसको हम ठंडे पानी में नीचे गिरा देते हैं।
और वो तुरंत जम जाता है वहां पे, ऐसे इसके छर्रे बनाए जाते हैं। साबुन मिले गर्म जल से सामान्य ताप के साधारण जल की तुलना में कपड़े अधिक साफ होते हैं। ये सारे डिटेल में हम आगे अध्ययन करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये पृष्ठ तनाव के प्रभाव, बहुत सारे पृष्ठ तनाव के प्रभाव है, इसलिए तो हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये पृष्ठ तनाव है। अब हम पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव की निर्भरता, कि पृष्ठ तनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सहसंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव आ रहा है। तो पृष्ठ तनाव की निर्भरता का पहला उसका पॉइंट होगा सहसंजक बल। वे घटक जो अणुओं के मध्य सहसंजक बल को बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा सहसंजक बल होगा उतना ही खींची हुई झिल्ली ज्यादा होगी, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं तथा जो घटक अणुओं के मध्य सहसंजक बल को घटाते हैं पृष्ठ तनाव को घटाएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। कहने का मतलब देखो क्या हो गया, प्रत्यास्था का गुण का कारण भी क्या था, अंतराणिक बल है। शांतक गुण का कारण भी था अंतराणिक बल, और पृष्ठ तनाव के गुण का कारण भी क्या है, अंतराणिक बल ही है। ठीक। अशुद्धियों पर, यदि अशुद्धियों को द्रव में डालने पर वह पूर्ण रूप से घुलनशील हो, अगर पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाती है तो एक्चुअल में वो सहसंजक बल को बढ़ाती है, तब उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है। जैसे द्रव में थोड़ी मात्रा में आयनिक लवक डालने पर वह घुल जाता है, जिससे उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं आंशिक घुलनशील मिलाता हूं तो वो उसके सहसंजक बल को घटा देता है, आसंजक बल सहसंजक बल को घटा देते हैं। यदि अशुद्धि आंशिक रूप से द्रव में घुलनशील है तब इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि द्रव अणुओं तथा अघुलनशील अशुद्धियों के मध्य लगने वाला आसंजक बल सहसंजक बल के प्रभाव को घटा देता है। इससे पृष्ठ तनाव का मान भी कम हो जाता है। पानी में अपमार्जक डिटर्जेंट जो पाउडर मिलाते हैं, ये मतलब आंशिक रूप से घुलनशील होता है, तो वो पृष्ठ तनाव को घटा देता है। नेक्स्ट, ताप पर, अब जैसे ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, अंतराणिक बल घटेंगे, अंतराणिक बल घटेंगे, इसका मतलब कि पृष्ठ तनाव घटेगा। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्रांतिक ताप तथा क्वथनांक बिंदु पर इसका मान 0 होता है। क्वथनांक में द्रव वाष्प की ओर बदलने लगता है, तो वहां पर पृष्ठ तनाव का कोई सवाल ही नहीं होता। पानी का पृष्ठ तनाव 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, याद रख लेना इसको। संदूषण पर, यह क्या होता है संदूषण, जैसे द्रव की सतह पर धूल के कण या स्नेहक पदार्थ इसका पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। वो उसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से चिपक जाते हैं, है ना। ये क्या काम कर रहे हैं, ये इसकी सतह पर इसके जो आसंजक बल जो है ये सहसंजक बल को घटा देंगे, जिससे पृष्ठ तनाव का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। द्रव की सतह पर अगर धूल वूल के कण चिपके हो या स्नेहक पदार्थ लगा हुआ हो तो सिंपल सी बात है वो अघुलनशील की तरफ व्यवहार करता है, इसके चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। इसको संदूषण प्रकृति बोलते हैं, या आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये इसके पृष्ठ तनाव को घटा देता है। पृष्ठ तनाव की परिभाषा, आप उसका हम फॉर्मूला इसका डिफाइन कर रहे हैं। फॉर्मूला इसके वही 2 प्रकार से आएंगे, एक बल से आएगा और एक ऊर्जा से आएगा। तो क्या है इसका फॉर्मूला, वो देखें जरा। इसको मैं एक कंसेप्ट से समझा रहा हूं। क्या कंसेप्ट है, इसका डायग्राम है, ये द्रव की मुक्त सतह है। इसका डायग्राम मैं एक बार यहां बना रहा हूं। ये मान लो द्रव की मुक्त सतह है, ये सारे के सारे, हम इसको ऊपर से चेक करें, ये सारे के सारे जो अणु है यह अस्थायी अवस्था में है, साम्यावस्था में नहीं है। तो ये सारे के सारे अस्थायी अणु है। तो ये क्या काम करते हैं, ये जैसे मान लो ये 1 नंबर का अणु, ये दूसरे नंबर का अणु, इस 1 नंबर का अणु दूसरे नंबर के अणु को अपनी ओर खींचता है और दूसरे नंबर का अणु 1 नंबर के अणु को अपनी तरफ खींचता है। ये सारे अणु एक दूसरे को खींच के रखते हैं, तभी तो ये सतत खींची हुई झिल्ली की बात व्यवहार करती है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग झिल्ली नहीं होती है, तभी इस पर सिर्फ मच्छर ही तैर सकता है या बैठ सकता है। अगर मनुष्य इस सतह पर खड़ा होगा तो अपने वजन की वजह से ये झिल्ली टूट जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अणु एक दूसरे को खींच के रखते हैं। अब अगर अस्थायी अवस्था में, अब अगर मैं इस पर कोई वस्तु रख दूं, मान लो कोई मैंने एक धागा रख दिया, तो यहां के जितने भी अणु हैं इस धागे को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर, अस्थायी होने के कारण। और यहां के जितने भी अणु हैं ये इसको अपनी ओर खींचते हैं अस्थायी होने के कारण, या मैं ऐसा कहता हूं पृष्ठ तनाव गुण के कारण ये सारे अणु इस पर एक बल आरोपित करते हैं और ये अणु इस पर अपनी ओर बल आरोपित करते हैं। ध्यान रखना, अणु हमेशा अपनी ओर खींचेंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब आ जाओ यहां पे, द्रव के पृष्ठ या सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ तल में तथा रेखा के लंबवत, ये रेखा के लंबवत एकांक लंबाई पर
पृष्ठ तल में रेखा के लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। मतलब पृष्ठ तनाव को अगर मेजर करना है तो हम बल से इस प्रकार से मेजर करेंगे। माना कि द्रव की सतह पर किसी भी दिशा में काल्पनिक रेखा AB खींची गई है। एक काल्पनिक रेखा का मतलब हो गया कि हम कोई वस्तु रख दें, उस पर जैसे एक सुई रख दिया, धागा रख दिया, कोई भी वस्तु रख दी तो वहां काल्पनिक रेखा बन जाती है। AB खींची गई तो एक बात ध्यान रखेंगे, काल्पनिक रेखा के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, काल्पनिक रेखा हमेशा वस्तु बनाएगी। वो भी किस पे बनाएगी? द्रव की मुक्त सतह पर। वापस से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। काल्पनिक रेखा कोई भी वस्तु बनाएगी, किस पे बनाएगी? द्रव की मुक्त सतह पर। अब वो वस्तु कैसी है? काल्पनिक रेखा उस प्रकार की बनेगी। अगर वस्तु एक लीनियर है, रेखिक है, तो वह जो लाइन बनेगी, काल्पनिक रेखा बनेगी, वो सीधी सरल रेखा बनेगी। और अगर वस्तु कुछ इस प्रकार की गोलाकार है तो जो वह काल्पनिक रेखा बनेगी वो गोलाकार बनेगी। ए भी खींची गई है। इस सतह पर एक इस रेखा के किसी एक और खिंचाव बल आरोपित होता है। ये रहा, F बल आरोपित कर रखा है, जो सतह में ही है, तल में ही है और इस रेखा के लंबवत है। जो रेखा AB के लंबवत है, यदि बल F तथा AB की लंबाई L हो तो पृष्ठ तनाव एकांग लंबाई पर लगने वाला बल F/L, ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, और यहां से इसका हमें विमा यूनिट भी निकाल सकते हैं, इकाई भी निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशन जो हो जाएगी, विमा हो जाएगी m1L0 T-2, ये आपको याद रखना है। तो मैं इस बल को, F बल को ऐसा भी लिख सकता हूं, सरफेस टेंशन गुणा L, पृष्ठ तनाव गुणा L, जहां F है पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल, ये पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल है जो सतह के पृष्ठ तल के समांतर होता है तथा काल्पनिक रेखा के लंबवत होता है। और जो L है ये है काल्पनिक रेखा की लंबाई, काल्पनिक रेखा की लंबाई। और ये जो काल्पनिक रेखा है ये वस्तु बनाती है मुक्त सतह पर। ठीक है, पृष्ठ तनाव पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण, इसको एक समझते लेते एक बार। जैसे मैंने आपको कहा था, किसी सुई को अगर हम द्रव की मुक्त सतह पर रखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आपको जो उसके आगे वाला भाग नजर आएगा वो गोलाकार नजर आएगा और ये बेलनाकार होती है, आपको इस सब ये सर्कल नजर आएगा। जैसे ये मैंने इसको रख रखा है द्रव की मुक्त सतह पर और ये सुई इस पर तैर रही है। ये मान के चल रहा है कि जो सुई है वो द्रव की सतह पर तैर रही है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ये कुछ इस प्रकार से तैर रही है, तो ये तैर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कुल बल शून्य है, साम्यावस्था में कुल बल शून्य है। ध्यान रखना ये इसके अंदर डूबी नहीं है। कुछ ऐसे है कि मान लो एक ये द्रव की मुक्त सतह है और अगर मैं इस पर कोई वस्तु रख रहा हूं तो ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर नहीं जा रही है। ये सतह है, इस पर हमने सुई रखी है तो ये कुछ इस प्रकार से सतह हो जाएगी और इस पर सुई आ जाएगी इस प्रकार से। ये इसके अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, दबा देती है सतह को, बिल्कुल चद्दर की तरह, स्प्रिंग की तरह इसको दबा देती है। ठीक है, तो ये द्रव की मुक्त सतह है जो सुई से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये द्रव की मुक्त सतह जो सुई से कनेक्टेड है, ये भी मुक्त सतह है, ये भी मुक्त सतह है, लेकिन ये सुई से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। यही द्रव की मुक्त सतह सुई से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस सुई पर एक बल लगा है नीचे की ओर mg। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस सुई पर ये जो मुक्त सतह है वो ऊपर की तरफ बल लगाएगी, जिससे ये mg को बैलेंस कर देगा। तो ये जो द्रव की मुक्त सतह है, ठीक है, द्रव की मुक्त सतह, इस पर जो सुई रखी है, इस सुई ने जो काल्पनिक रेखा बनाई है, एक बनाई है इस तरफ से और एक बनाई है इस तरफ से। एक इस तरफ से बनेगी और एक इस तरफ से बनेगी और ये द्रव की मुक्त सतह बनेगी, इसके ऊपर सुई रखी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा 3D है, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये रही इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, और एक रही यहां पर काल्पनिक रेखा। तो ये जो सुई है ये द्रव की मुक्त सतह पर दो काल्पनिक रेखा बनाती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, और हम जानते हैं जो बल लगेगा वो द्रव की सतह के समांतर लगेगा और काल्पनिक रेखा के लंबवत लगेगा। तो द्रव की सतह कुछ इस प्रकार से है ना, ये जो मेरी हथेली है ये द्रव की सतह को परिभाषित कर रहा है और ये जो मेरी फिंगर है ये सुई द्वारा बनाई गई काल्पनिक रेखा को परिभाषित करेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये रही। तो सतह के समांतर बल ऊपर की तरफ लगाना, सतह के समांतर और काल्पनिक रेखा के लंबवत। इस पेन को देखें, ये सतह के समांतर
सतह के समांतर और काल्पनिक रेखा के लंबवत बल। तो बल कुछ इस प्रकार से लगेगा ऊपर की तरफ, एक लगेगा इस काल्पनिक रेखा पर, एक लगेगा इस काल्पनिक रेखा पर। ये जो बल प्राप्त हुआ हमें F, ये सरफेस टेंशन की वजह से प्राप्त हुआ है, पृष्ठ तनाव की वजह से प्राप्त हुआ ऊपर की तरफ, जो सतह दे रही है इस पर ऊपर की तरफ। ये बल इस mg को प्रति संतुलित करेंगे। तो मान लो कौन थीटा है, यहां भी कौन थीटा होगा, इसका जो घटक आएंगे इधर TL cos थीटा, TL cos थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर की तरफ 2TL sin थीटा mg को बैलेंस करेगा। जब एक सुई द्रव की सतह पर तैरती है तब 2TL sin थीटा mg को बैलेंस करता है। उदाहरण, जब किसी द्रव की सतह पर मत्स्य बैठता है, सुई के साथ साथ मच्छर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये जो 2TL sin थीटा है ये mg को बैलेंस करता है। ध्यान से सुनना, इसका वेट है इसलिए इसके अंदर गया। मान लो इसका वजन नेग्लिजिबल हो, mg नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो ये सतह जो है ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है और इस पर हमने सुई रखा है। तो यहाँ के अणु इसको अपनी तरफ खींचेंगे और यहाँ के अणु इसको अपनी तरफ खींचेंगे इस प्रकार से। और ये जो बल लग रहे हैं ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण ही बल लग रहे हैं। लेकिन अगर भार हुआ तो ये थोड़ा डीप चला जाएगा और बल कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और अगर अंदर जाएगा तो ये बल और ऊपर जाएंगे, और अंदर जाएगा तो इस बल की डायरेक्शन और ऊपर जाएगी। ये मैक्सिमम होगा। इस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अधिकतम मान अगर मुझे m का चाहिए, उस समय थीटा का अधिकतम मान 90 डिग्री हो सकता है, उस समय साइन थीटा का अधिकतम मान 1 लिखा जाएगा। ठीक है। स्पेशल केस, सुई का अधिकतम द्रव्यमान जो द्रव की सतह पर तैर सकता है, उस केस में थीटा के लिए 90 डिग्री होगी और 2TL mg के बराबर हो जाएगा। अधिकतम द्रव्यमान हो जाएगा 2TL/g। अब अगर इसमें हम त्रिज्या ज्ञात करना चाहें, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना चाहें, तो द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं घनत्व इंटू आयतन। आयतन हो जाएगा πr² इंटू L और L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ अधिकतम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं इस वाले केस से। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी द्रव पृष्ठ में रखी हुई सुई को उठाते हैं तो आवश्यक अतिरिक्त बल क्या होगा वो समझें। अब जैसे ये जो सुई पानी पर तैर रही थी तो इस पर पृष्ठ तनाव के कारण बल लगा था ऊपर की तरफ ताकि डूबे नहीं। अब अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूं इस प्रकार से, धीरे धीरे इसको ऊपर उठाता हूं, तो मुझे mg से तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और किसी वजह से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ये भी समझते हैं। तो जैसे द्रव ऊपर, जिस सुई को ऊपर की तरफ उठाता हूं, तो जिस द्रव से ये चिपका हुआ होता है ये द्रव भी इसके साथ साथ ऐसे ऊपर की तरफ उठता है। बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाता। कई बार आपने देखा होगा कि प्लेट पर अगर कोई ग्लास रखा है या लोटा रखा है और उसको हम ऊपर उठाते हैं तो कई बार क्या है, प्लेट भी थोड़ी सी चिपक के ऊपर की तरफ आ जाती है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। सुई को जैसे अपन ऊपर उठाएंगे तो थोड़ा द्रव भी ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा और ये द्रव की मुक्त सतह, ये द्रव की मुक्त सतह, सुई को ऊपर उठा रहे। ठीक है। तो द्रव के अणु क्या चाहेंगे, सुई जब ऊपर की तरफ उठा रहे तो उस पर नीचे की तरफ बल लगाएगा। ध्यान से सुनना, वस्तु को जब सतह पर रखा जाता है तो सतह के अणु उस पर ऊपर की तरफ बल लगाते हैं। जब वस्तु को सतह से ऊपर उठाया जाता है तो सतह के अणु उस पर नीचे की तरफ बल लगाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये जितने भी अणु है सतह के, इस तरफ और उस तरफ दोनों होंगे इस प्रकार से। एक काल्पनिक रेखा यहां होगी, एक काल्पनिक रेखा यहां होगी। जैसे ऊपर उठाएंगे तो ये काल्पनिक रेखा पर बल लगेगा नीचे की ओर T इंटू L, यहां भी लगेगा T इंटू L। तो ऊपर की तरफ जो हम बल लगाएंगे लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, उस पर उसका जो न्यूनतम मान होगा वो एक तो mg तो होगा ही होगा, साथ में पृष्ठ तनाव के कारण बल भी होगा। तो जो न्यूनतम बल हमें चाहिए ऊपर उठाने के लिए वो वेट प्लस 2TL, पृष्ठ तनाव के कारण बल। तो ये न्यूनतम बल हो गया। लेकिन हम न्यूनतम बल नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं आधिक्य बल, एक्सेस फोर्स, कि mg के अलावा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस पृष्ठ तनाव के कारण बल हो गया 2TL। और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। जैसे एक वृत्तीय मोटे छल्ले या कुंडलाकार चकती, ये अंदर से भी खाली है हल्की सी, R1 त्रिज्या, R2 त्रिज्या, इसको अगर मैं ऊपर उठाता हूं तो आधिक्य बल कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो चकती बन रही है, खोखली चकती, ये कितनी काल्पनिक रेखा बनाएगी? 2। एक बाहरी काल्पनिक रेखा बनेगी और एक अंदर की काल्पनिक रेखा बनेगी। ध्यान रखना, काल्पनिक रेखा वस्तु बनाती है मुक्त सतह पर और ये वस्तु का आकृति निर्भर करती है कि कैसी बनेगी। तो ये जो चकती है ये बाहर भी बनाएगी, अंदर भी बनाएगी। जब द्रव इसको अपन ऊपर उठाएंगे तो द्रव कुछ इस प्रकार से ऊपर उठेगा और ये द्रव इस पर ऐसे चारों दिशाओं से बल लगाएगा। ये बल ऐसे लगेगा सभी दिशाओं से, गोलाकार वस्तु पर ऐसे लगेगा सभी दिशाओं से।
और ये जो बल लग रहा है, इस बल की वैल्यू होगी पृष्ठ तनाव गुणा इसकी लंबाई, काल्पनिक रेखा की लंबाई। तो इस पर कितना बल लगेगा? यहाँ पे पृष्ठ तनाव F1 F2 दो लगाए हमने, एक बाहरी सतह पर और एक आंतरिक सतह पर। तो 2 पाई r काल्पनिक रेखा की लंबाई इंटू पृष्ठ तनाव, 2 पाई r2 काल्पनिक रेखा की लंबाई इंटू पृष्ठ तनाव, तो आ जाएगा 2 पाई t r1 प्लस r2। दो है ना इसमें, r1 और r2, इसलिए दो बार लिखा गया है। ठीक है, अगर मान लो ये भरा हुआ होता, मतलब कि एक चकती होती, ये भरा हुआ होता, तो सिर्फ बाहरी ही होती, r1 की वैल्यू 0 होती, उस केस में क्या था? 2 पाई rt आ जाता। और अगर इसको हम एक वलय बना देते, मतलब r1 की वैल्यू r2 के बराबर कर देते, तो बाहर भी होता और अंदर भी होता, तो 4 पाई rt हो जाता, जिसको मैंने अगले स्लाइड में बताया है। वृत्तीय वलय के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल, यहाँ पे r1 r2 r के बराबर हो जाएगा, तो एक अंदर बनेगा और एक बाहर बनेगा, तो 4 पाई rt यहाँ पर अतिरिक्त बल हो जाएगा। अगर डिस्क होगा तो सिर्फ 2 पाई rt अतिरिक्त बल होगा। चकती की तरह ही हम वर्गाकार फ्रेम और आयताकार फ्रेम फलक की बात कर सकते हैं। वर्गाकार फ्रेम का अगर हम ध्यान दें तो वर्गाकार फ्रेम कुछ इस प्रकार का होगा। इसको जब द्रव की सतह पर रखा जाएगा और इसको ऊपर उठाया जाएगा, तो ये जो वर्गाकार फ्रेम है, ये बाहर भी मुक्त सतह पर काल्पनिक रेखा खींचेगा और अंदर से भी मुक्त सतह पर काल्पनिक रेखा खींचेगा। तो ये जो बाहर वाली काल्पनिक रेखा है, इसकी लंबाई हो जाएगी L L L और L 4L, और अंदर भी लंबाई L L L 4L हो जाएगी, तो 8L होगी काल्पनिक रेखा की लंबाई इंटू पृष्ठ तनाव T, तो ये आ जाएगा 8TL। और अगर फलक हुआ तो अंदर वाला भाग नहीं आएगा, सिर्फ बाहर वाला भाग आएगा, तो 4TL। ठीक है, और अगर यही आयताकार हुआ, ये लंबाई L और ये लंबाई B, तो ये हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब 2L प्लस B लंबाई हो जाएगी इंटू पृष्ठ तनाव अंदर वाले बाहर वाले के लिए, और अंदर वाले के लिए होगा तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 4TL प्लस B। ये हो गया आधिक्य बल। L लंबाई तथा B चौड़ाई के आयताकार फ्रेम के लिए हो जाएगा 4TL प्लस B, और फलक के लिए हो जाएगा 2TL प्लस B। तो ये प्रश्न जो है, ये अतिरिक्त बल प्राप्त करने के प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। एक 4 सेंटीमीटर लंबाई की सुई पानी पर तैर रही है। सुई को पानी से बाहर खींचने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल, सुई को है ना, तो आवश्यक अतिरिक्त बल हो जाएगा 2T इंटू L, क्योंकि एक लंबाई इधर होगी, एक इधर लगेगा बल, एक इधर बल लगेगा। अतिरिक्त बल पूछा इसलिए 2TL, अगर न्यूनतम बल पूछा तो mg भी आ जाता। 2 इंटू टी का मान सरफेस टेंशन 7 इंटू 10⁻², और लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 56 56 इंटू 10⁻⁴, तो 5.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए अनुसार PQRS तांबे के तार का एक आयताकार फ्रेम दे रखा है, जिसकी भुजा RS, ये वाली भुजा चल सकती है। ठीक है, ये RS चल सकती है। यदि इसमें एक साबुन की झिल्ली, यहाँ पर एक साबुन की झिल्ली बना दी जाए, जैसे अपन जो साबुन के बुलबुले बनाते हैं, उसमें एक गोल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है लेंस टाइप का, जिसको घोल में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो साबुन की पतली सी का झिल्ली बन जाती है, जिससे फूंक मार के हम बुलबुले बनाते हैं। तो साम्यावस्था के लिए तार का, इस तार का क्या व्यास होगा साम्यावस्था के लिए? तो देखो ये तार जो है ऐसे ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, इस तार पर mg बल लग रहा है नीचे की ओर। अगर यहां कुछ नहीं होता तो mg की वजह से नीचे गिर जाता, तो झिल्ली ने इसको रोक के रखा हुआ है, ऊपर की तरफ बल लगाया है। तो झिल्ली में कौन बल लगाएंगे? अणु लगाएंगे। किस वजह से लगाएंगे? पृष्ठ तनाव के कारण लगाएंगे। तो ये जो आपको सामने से जो इसके मुक्त सतह नजर आ रही है, सामने वाली, ये सामने वाली मुक्त सतह, इस तार पर जो काल्पनिक रेखा बन रही है वाली, इस तार पर ऊपर की तरफ बल लगाएंगे T इंटू L। अब एक्चुअल में क्या हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाला झिल्ली ही नजर आ रही है, इसके पीछे भी तो मुक्त सतह होगी, क्योंकि आयताकार फ्रेम है, तो फ्रेम के यहां पर भी आपको मुक्त सतह मिलेगी और पीछे भी मुक्त सतह मिलेगी। तो पीछे वाली मुक्त सतह भी इस पर TL फोर्स लगाएगी, तो ये हो जाएगा 2TL, जो कि mg को बैलेंस करेगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, TL प्लस TL। ये तो हो गया आपको सामने वाली भुजा के कारण और सामने वाले पृष्ठ की वजह से, और ये पीछे वाले पृष्ठ की वजह से
इक्वल टू एम जी। आपको इसका त्रिज्या चाहिए थी, व्यास चाहिए था, तो मैं एम निकाल लूंगा यहां से। एम आ जाएगा 2TL/g और इस द्रव्यमान को, इस तार के द्रव्यमान को मैं घनत्व गुणा आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख सकता हूं, इक्वल टू 2TL/g। एल से एल कैंसिल और जो आर आ जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा √2T/πdg। सारी वैल्यू है हमारे पास में, रख देंगे। लास्ट में अगर हमसे डायमीटर पूछा जाएगा तो हम 2 इंटू आर लिख देंगे। ये करीब करीब 2.8 सेंटीमीटर आंसर प्राप्त होगा हमें। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही समान पदार्थ से बनी एक दृढ़ वलय A तथा एक दृढ़ पतली चकती B को जब पानी की सतह पर धीरे से रखते हैं तो वे चित्रानुसार पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। तैरने का मतलब हो गया इस पर परिणामी बल 0 है, मतलब mg को पृष्ठ तनाव के कारण बल है वो बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर बल नीचे क्यों लग रहा है mg, और द्रव्यमान में ये वलय है तो रिंग बोल देता हूं mg, और इस पर बल नीचे क्यों लग रहा है md डिस्क इंटू जी, और इस पर जो बल ऊपर की तरफ लग रहा है ये पृष्ठ तनाव के कारण ft, और इस पर पृष्ठ तनाव का बल ft डैश। समान पदार्थ के दोनों का घनत्व, रिंग का और डिस्क का घनत्व बराबर होगा। चित्रानुसार पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, वलय तथा चकती दोनों की त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान है, ठीक है। उनके द्रव्यमानों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दो, अपना रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो m इंटू आर इंटू जी, एम आर इंटू जी, ये भार लग रहा है, ये ft के बराबर है। पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगेगा ये लगेगा 2πrt बाहर और 2πrt अंदर, तो आ जाएगा 4πrt। समीकरण नंबर 1 इधर लिखें तो md डिस्क के कारण md इंटू जी, और ये लगेगा डिस्क की वजह से सिर्फ एक ही लगेगा बल बाहर की तरफ 2πrt। समीकरण नंबर 2, दोनों को विभाजित कर दोगे तो आ जाएगा mr/md इक्वल टू, ये जी से जी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, टी से टी कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो रिंग का जो द्रव्यमान होगा वो 2 गुना होगा डिस्क के द्रव्यमान से। नेक्स्ट प्रश्न, सुई का वह अधिकतम भार ज्ञात कीजिए जो जल पर तैर सके। तो इसको हमने डिस्कस किया था कि जब सुई पानी पर तैरती है तो 2TL sin थीटा mg या भार को प्रति संतुलित करता है, और अधिकतम भार के लिए थीटा की जो 90 डिग्री होती है तो W मैक्सिमम आपको मिलेगा 2T इंटू एल। सारी वैल्यू गिवन है, 2 इंटू 0.073 और लंबाई सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻²। सॉल्व करोगे तो 1.46 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये बल प्राप्त हो जाएगा, अधिकतम भार प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर लंबी तिल्ली पानी की सतह पर तैर रही है, ठीक है। यदि इसके एक तरफ, ये से तिल्ली है पानी की सतह पर तैर रही है, इसके एक तरफ जो लिक्विड है, द्रव है, उसका पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर है, और दूसरी तरफ कपूर रखने पर इसका पृष्ठ तनाव चेंज हो गया, 50 हो गया। मतलब यहाँ का पृष्ठ तनाव ज्यादा है, यहाँ का पृष्ठ तनाव कम है। यहाँ के अणु इस तिल्ली को अपनी ओर खींचेंगे F1 बल से, और यहाँ के अणु इस तिल्ली को अपनी ओर खींचेंगे F2 बल से, पृष्ठ तनाव के कारण। और F1 F2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का पृष्ठ तनाव अलग अलग है। तो इस तिल्ली पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा Fnet इक्वल टू F1 माइनस F2 होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। अब किसका बल ज्यादा होगा? जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, पृष्ठ तनाव इसका ज्यादा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T इंटू एल इसका बल हुआ, T इंटू एल इसका बल हुआ, तो T1 माइनस T2 इंटू लंबाई L, T1 माइनस T2 हो जाएगा 70 माइनस 50, 20 डाइन पर सेंटीमीटर इंटू लंबाई 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 डाइन परिणामी बल आ जाएगा। नेक्स्ट, अब तक हमने क्या काम किया था? पृष्ठ तनाव को बल के रूप में परिभाषित किया था। अब हम पृष्ठ तनाव को ऊर्जा के रूप में परिभाषित करेंगे। कैसे? पृष्ठ तनाव के आणविक सिद्धांत के अनुसार सतह पर स्थित अणुओं में अपनी स्थिति के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा पाई जाती है, जिसको हम पृष्ठ ऊर्जा कहलाते हैं। माना तार के एक फ्रेम पर द्रव की फिल्म बनाई जाती है तथा L लंबाई का सीधा तार चित्रानुसार इस तार के फ्रेम पर फिसल सकता है। एक्चुअल में ये
ऊर्ध्वाधर नहीं है, क्षैतिज है। मान लो ये फ्रेम है और इस पर हमने एक तार रख रखा है लंबाई का, और ये यहां पर हमने एक फिल्म बनाई है। ये तार, ये जो तार है इस फ्रेम पर ऐसे फिसल सकता है। ठीक है, फिल्म की दो मुक्त सतह होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। जो फिल्म होगी उसकी दो मुक्त सतह होगी, एक ये वाली और एक नीचे वाली। ये हम ऐसे समझे, मुक्त सतह वो सतह है जो डायरेक्टली वायु के, हवा के कांटेक्ट में है। तो जो फ्रेम के अंदर फिल्म बन रही है वो यहां से भी हवा कांटेक्ट में है और यहां से भी हवा कांटेक्ट में है। और जैसे मैंने इस पर तार रखा है तो तार इस मुक्त, ऊपर वाली मुक्त सतह पर यहां पर काल्पनिक रेखा बना रहा है, और यही तार नीचे वाली मुक्त सतह पर ऐसे काल्पनिक रेखा बना रहा है। तो मतलब ये जो मुक्त सतह के अणु जो है वो इस तार पर जो बल लगाएंगे वो इस अपनी ओर खींचने वाला बल लगाएंगे टीएल ऊपर वाली सतह और टीएल नीचे वाली सतह। अतः पृष्ठ तनाव द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव टी हो तो प्रत्येक सतह अपने समांतर तार को बल टीएल से खींचेगी, अर्थात दोनों सतह के कारण तार पर परिणामी बल 2TL प्राप्त होगा। ठीक है, और इसको अगर साम्य अवस्था में रखना है तो हमें भी इस पर बल लगाना पड़ेगा। जो हम बल लगाएंगे साम्य अवस्था में रखने के लिए उसका मान भी 2TL होगा। तो मतलब अब क्या काम कर रहे हैं, इधर से पृष्ठ तनाव के कारण बल लग रहा है 2TL, इधर से हम बल लगा रहे हैं 2TL। मान लो हमने बल लगाकर इसको विस्थापित कर दिया, dx लंबाई से विस्थापित कर दिया, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कैसे, ध्यान से सुनना। जब मैं इसको अतिरिक्त बल लगा के खींचूंगा, 2TL से हल्का सा बल ज्यादा लगा के खींचूंगा तो इसमें विस्थापित होगा dx। तो क्या होगा, फिल्म का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले इतना सा था, अब थोड़ा बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से पृष्ठ की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और ये पृष्ठ की ऊर्जा कहां से आई, जो हमने इस पर बल लगाया उसके द्वारा किया गया कार्य उसमें संचित हुआ है। वो F2TL बल हम लगा रहे हैं। अब यदि तार को dx से अल्प विस्थापित कराया जाए तो इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, F इंटू dx, 2TL इंटू dx। और यही किया गया कार्य सतह का क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, इसका मतलब सतह की ऊर्जा बढ़ा रहा है। तो फिल्म की दोनों सतह के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि को वो 2L dx कहा गया है। कैसे, देखो यहां से ये जो आपको फ्रंट में क्षेत्रफल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू dx। ऐसे पीछे भी होगा तो 2L dx, ये क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 2L dx। फिल्म की दोनों सतह के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि होगी। तो यहां जो हमने किया गया कार्य बताया 2L dx यहां पे आ रहा है, तो मैं 2L dx को क्षेत्रफल में वृद्धि डी बता सकता हूं, दोनों सतह की, दोनों मुक्त सतह की। तो किया गया कार्य को मैंने पृष्ठ तनाव और क्षेत्रफल में वृद्धि के रूप में लिख रखा है। तो पृष्ठ तनाव बराबर dW/dA, और यही किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि कर देगी। अतः पृष्ठ तनाव T को पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए किए गए कार्य से भी परिभाषित कर सकते हैं। पुनः चूंकि यहाँ गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही है, अतः बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य नई सतह की स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाएगा। तो किया गया कार्य du संग्रहित ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल में वो हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल में संग्रहित ऊर्जा पृष्ठ तनाव कहलाएगा। तो यहां से आपको पृष्ठ तनाव का पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में रिलेशन मिल चुका है। मैं इसको दोनों को यहां रख रहा हूं, T = F/L, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाएगा, या फिर एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य या संचित ऊर्जा पृष्ठ तनाव कहलाएगा। ये इनके दोनों फॉर्मूले बन चुके हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने अध्ययन कर लिया। अब इसकी बारी है, यहां पर दो बातें आ रही है कि जो मुक्त सतह है एक कब होगी और दो कब होगी। तो मुक्त सतह एक या दो के लिए हम पहले से इसको डिफाइन कर देते हैं कि किन किन की मुक्त सतह एक है, किन किन की मुक्त सतह दो है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुक्त सतह फ्री लिक्विड सरफेस है, मुक्त सतह फ्री लिक्विड सरफेस एक किन किन के लिए है वो देखिए। सबसे पहले एक पानी की बूंद की बात करूं, द्रव की बूंद की बात करूं, तो द्रव की बूंद बाहर से डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में, तो उसका जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह है, वही मुक्त सतह कहलाएगी। तो बूंद बोल सकते हैं, द्रव की बूंद। अब द्रव के अंदर अगर वायु का बुलबुला है, द्रव के अंदर वायु का बुलबुला है, तो उसकी जो आंतरिक सतह है, द्रव की आंतरिक सतह वाली अंदर वाली सतह, ये बन जाएगी आपकी एक
मुक्त सतह बन जाएगी। तो द्रव में हवा का बुलबुला, इसकी मुक्त सतह 1 बन जाएगी। और द्रव की सतह, सिंपल द्रव की से एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ द्रव की सतह जो हो जाएगी उसकी भी फ्री लिक्विड सरफेस मुक्त सतह 1 होगी। इस केस में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा वो आपके T इंटू डेल्टा ए द्रव की मुक्त सतह में वृद्धि बन जाएगी। अगर फ्री लिक्विड सरफेस 2 किस किस के लिए होगी वो भी देख लें। यहां पे सबसे पहले हमने देखा फिल्म की किसी भी द्रव की फिल्म जो होगी, चाहे वो साबुन हो या कोई सा भी द्रव हो, फिल्म की मुक्त सतह 2 होगी। साबुन का बुलबुला में बाहर भी वायु है, अंदर भी वायु है, बीच में साबुन का घोल है, तो 2 मुक्त सतह हो जाएगी। साबुन का बुलबुला, इनके लिए 2 मुक्त सतह है। और किसी भी द्रव की फिल्म, इसकी भी 2 मुक्त सतह है। उस केस में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा, मैं इसको 2T डेल्टा ए लिख रहा हूं। 2 मुक्त सतह है और डेल्टा ए यहां पर एक सतह में क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। एक सतह की क्षेत्रफल में वृद्धि, ये पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट हमने यहां लिख दिया है। पूरी बातों का निचोड़ हमने यहां लिख दिया है इसको, ठीक है। अगर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो इस बेसिस पे हल कर देंगे। नेक्स्ट, इसमें इसकी विशेष जो भी हमने पढ़ा उसकी विशेष स्थितियां क्या है। आर त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य, एक स्मॉल आर त्रिज्या के में बूंद बनाना है, तो बूंद बनाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। बूंद FLS, इसकी मुक्त सतह 1 है, तो आ जाएगा W इक्वल टू टी डेल्टा है, W इक्वल टू टी डेल्टा ए। डेल्टा ए हो जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। जब हमें बूंद बनानी है तो प्रारंभिक तो कोई क्षेत्रफल होगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। और आर त्रिज्या का बनाना है तो बूंद गोलाकार होती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो डेल्टा ए ये क्षेत्रफल परिवर्तन है, तो क्या जाएगा T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए हो जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक हो गया 0, तो आ जाएगा 4πr² T। ये किया गया कार्य है। अब इसके 3 प्रश्न बनते, ध्यान से सुनना। आर त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य 4πr² T। आर त्रिज्या की बूंद बनाने में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन 4πr² T। अब मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि W जो है वो डेल्टा U है, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल है, और प्रारंभिक इसकी कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि प्रारंभ में बूंद नहीं है, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा ही ऊर्जा में परिवर्तन है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आर त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य 4πr² T, या फिर आर त्रिज्या की बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा 4πr² T। ठीक, आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य, साबुन के बुलबुले के अंदर 2 पृष्ठीय ऊर्जा, 2 पृष्ठीय सतह होती है, इसलिए 2T डेल्टा ए लिखेंगे, तो यहां पर इससे डबल आ जाएगा 8πr² T। इसके भी मैं आपको 2 मतलब बता रहा हूं। 8πr² T क्या है, साबुन के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य या फिर साबुन के बुलबुले की पृष्ठीय ऊर्जा। छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले के निर्माण में किया गया कार्य, तो यहां प्रारंभिक है और अंतिम भी है, माइनस कर देंगे। 8πr² T माइनस 8πr² T, एक R2 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, तो 8πT R2² माइनस R1²। ये अंतिम नहीं है, ये ऊर्जा में परिवर्तन है। तो ये किया गया कार्य के 3 प्रश्न बन चुके हैं। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मैं बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ता हूं तो क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या कार्य होगा, उससे समझते हैं। बड़ी बूंद का छोटी बूंद में विभाजन, यदि एक बड़ी बूंद छोटी बूंदों में विभाजित होती है तो इस प्रक्रम में द्रव का आयतन हमेशा संरक्षित रहेगा द्रव्यमान संरक्षण नियम से। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या r है तथा ये n छोटी बूंदों जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है में विभाजित होता है, तो आयतन संरक्षण नियम से हम दोनों बूंदों की त्रिज्याओं का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, ये आयतन संरक्षण में हमने लगा दिया है, बड़ी बूंद का आयतन और n छोटी बूंदों का आयतन, और हम ऑलरेडी इसके रिलेशन को जानते हैं, कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। इसका हमने यूज भी किया था। यहां से स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R के टर्म्स में लिखा जाता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3
ठीक है। अब यहां बात करें बड़ी बूंद और छोटी बूंदों की, तो छोटी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं बड़ी बूंद से अधिक होता है। चाहो तो इसको मैथमेटिकल हम प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इस बात को ध्यान दें कि बड़ी बूंद छोटी बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी बूंद से अधिक होता है। इसका एक उदाहरण और भी हमारे पास में कि लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ज्यादा अधिक सरलता से जल जाते हैं लकड़ी के टुकड़े गट्ठे की तुलना में, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो इसकी पृष्ठीय ऊर्जा भी ज्यादा होगी। पृष्ठीय ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्थायित्व तो कम होगा, अर्थात बड़ी बूंद का स्थायित्व छोटी बूंदों से ज्यादा होता है। और जब अधिक स्थायी की वस्तु कम स्थायी की वस्तु में टूटती है तो ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, मतलब हमें यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य या बड़ी बूंद द्वारा अवशोषित ऊर्जा अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालते हैं उसे नहीं समझते हैं। तो प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी बूंद का 4πr² और अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल n छोटी बूंदों का n × 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा A माइनस करेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक को, तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और मुझे पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य, जो W हमें कार्य किया गया कार्य होगा वो हम जानते हैं T × डेल्टा A होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये किया गया कार्य उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन में स्टोर हो जाएगा, तो डेल्टा E हमने लिख दिया। अब मैं इसको ये किए गए कार्य को T × डेल्टा A से हमने ज्ञात किया है। चाहे तो आप इसको पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? प्रारंभिक पृष्ठीय ऊर्जा बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा 4πr²T, n बूंदों की n छोटी बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा n × 4πr²T माइनस करोगे और ये रिलेशन में लिखोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमने किया गया कार्य ज्ञात किया है उसमें स्मॉल r की वैल्यू को उठा के हम यहां से लिख दें और सॉल्व करें तो ये रिलेशन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे लिए कि किया गया कार्य उसकी पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन में चला जाएगा, जिसकी वैल्यू 4πR²T n⁻⁻³ -1 ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम आयतन के रूप में लिखना चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफाई हम यहाँ कर सकते हैं। n⁻⁻⁻³ को अगर यहाँ से लिखा जाए तो R/r ये आ गया, R कॉमन ले लिया 4πr³ 1/r - 1/R, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयतन रूप में आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपको एक मॉड्यूल में प्रश्न मिल जाएगा। फिलहाल ये बहुत सिंपल सी चीज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट इसका सुनना कि बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। मान लो बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही फिर भी ये टूट रही है, तो ये क्या काम करती है कि खुद की आंतरिक ऊर्जा का यूज करके टूट जाती है। जब खुद की आंतरिक ऊर्जा का यूज करके टूटेगी तो छोटी बूंदों का तापमान बड़ी बूंद की तुलना में कम होगा, ठीक है। छोटी बूंदों का तापमान बड़ी बूंद की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर रिवर्स प्रोसेस लें कि छोटी बूंदें जब बड़ी बूंद बना सकती, क्योंकि स्थायित्व तो प्राप्त हो जाएगा। छोटी बूंद जब बड़ी बूंद बनाती है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी है। तो स्थायित्व तो प्राप्त जब करेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगी उसका आंसर भी यही है, 4πr²T n⁻⁻³ -1। दोनों का समान आंसर आएगा, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही चेंज हो रही है। ये अंतिम हो जाएगी, प्रारंभिक हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन है, वो कम में ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा इसका, 4πr²T n⁻⁻⁻³ -1। जब छोटी बूंदें बड़ी बूंद में टूटेगी तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, यही आंसर आ गया, ठीक है। मान लो ऊर्जा जो उत्सर्जित कर रहा है वो वातावरण में नहीं जाकर बूंद के पास में ही रह जाए तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। तो छोटी बूंद बड़ी बूंद में जब टूटेगी और बाहर उत्सर्जित नहीं करे तो ये तापमान बड़ी बूंद का बढ़ा देगी। मतलब छोटी बूंद जब बड़ी बूंद में टूट रही है, तापमान ऊर्जा बाहर नहीं जा रही तो तापमान बढ़ जाएगा। बड़ी बूंद जब छोटी बूंद में टूट रही है, ऊर्जा बाहर से नहीं मिल रही, खुद से टूट रही है, तो उसका तापमान घट जाएगा, ठीक है। यदि एक चलायमान तार को 2 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आपको दिया हुआ है तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर F बल लगाया और उसको चलायमान कर रहे हैं, तो किसके विरुद्ध कर रहे हैं? पृष्ठ तनाव के विरुद्ध। यहाँ जो बल लगेगा इस वाले पृष्ठ का TL और पीछे वाले पृष्ठ का TL, तो 2TL बल लग रहा है। और जो विस्थापन हुआ
तार यहां पहुंच गया, ये विस्थापन आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो इस बल द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा 2TL गुणा लंबाई x मान लेता हूं मैं, तो 2 इंटू टी आपको ज्ञात करना है। किया गया कार्य आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁴ टी आपको ज्ञात करना है। लंबाई आपको दे रखी है, इस तार की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻², और x ये दूरी आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू अगेन 10⁻², ये -4 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 3 बार कैंसिल, तो 3 = 3/4 इंटू 2 8 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 0.375 न्यूटन पर मीटर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव की एक आयताकार फिल्म का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल और अंतिम क्षेत्रफल दे रखा है, तो कार्य पूछा है, और कार्य हम जानते हैं T डेल्टा है या 2T डेल्टा है, आयताकार फिल्म है तो हम लिखेंगे T इंटू 2 डेल्टा है। ये डेल्टा है एक पृष्ठ में वृद्धि है, और यहाँ पर 2 पृष्ठ है, 2 मुक्त सतह, तो 2T डेल्टा हो जाएगा। T का मान आपको दे रखा 0.3 इंटू 2, और क्षेत्रफल में वृद्धि माइनस कर देते हैं, 5 इंटू 6 30 इंटू 10⁻⁴ माइनस 5 इंटू 4 20 इंटू 10⁻⁴। हाँ जी, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10, और 10 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, तो 6 इंटू 10⁻⁴ जूल ये किया गया कार्य आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद 27 छोटी बूंदों में बट जाती है, तो इस प्रकार में किया गया कार्य कि हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, 4πR बड़ी बूंद की त्रिज्या T n⁻⁴ -1। ये याद रहे तो बहुत बढ़िया है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप एक काम कीजिए, W =Δu से भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा यू क्या होगा, दोनों ही की पृष्ठीय ऊर्जा में अंतर, और बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा हो जाएगी 4πR²T, छोटी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा हो जाएगी n इंटू 4πr²T, और कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन हो जाएगा n⁻⁴r। इनको सॉल्व करोगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा, इसमें आपको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद रहता तो डायरेक्ट आंसर है 4πR बड़ी बूंद की त्रिज्या r की फॉर्मूला दे रखी R²T, n 27⁻⁴ ये हो जाएगा 3 - 1, तो आंसर आ गया 8πR²T। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की पारे की बूंद को 10�6 एक समान छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है तथा पारे का पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है, तो इस प्रकार में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। W हम जानते हैं T डेल्टा A आ जाएगा यहाँ पे, और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है आपको 4πR²T n⁻⁴ -1, तो रख के इसको सॉल्व कर लो। W 4π बड़ी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 10⁻² का होल स्क्वायर, T 35 इंटू 10⁻³ n 10⁻⁶ की पावर 1/3 10⁻² -1। जब इसको सॉल्व करोगे, ये 35 है तो इसको 22/7 रख के सॉल्व करोगे, बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हो जाएगा 4.35 गुणा 10⁻³ जूल। नेक्स्ट प्रश्न, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद 1000 एक समान छोटी बूंदों में टूट जाती है, इसका पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले छोटी बूंद की त्रिज्या, हम जानते हैं बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या में रिलेशन होता है स्मॉल r कैपिटल R अपॉन n⁻⁴। बड़ी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर अपॉन बूंदों की संख्या 1000 की पावर 1/3। सॉल्व करोगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, किया गया कार्य W फिर से वही क्वेश्चन आ गया 4π कैपिटल R²T n⁻⁴ -1। 4π कैपिटल R 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर, T पृष्ठ तनाव 70, n 1000 है, 1000 की पावर 1/3 10 आ जाएगा, 10 - 1। इसको सॉल्व करोगे तो 7920 सीजीएस में है, और सीजीएस में कार्य की यूनिट होती है अर्ग, ठीक है। और तीसरा इसमें आ जाएगा अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा
तथा प्रारंभिक पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात, बहुत ही बढ़िया है, अंतिम पृष्ठ ऊर्जा फाइनल अपॉन इनिशियल। अंतिम पृष्ठ ऊर्जा छोटी बूंदें होंगी, तो छोटी बूंदों का n छोटी बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा अपॉन एक बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, तो ये हो जाएगा n मतलब 1000 गुणा एक छोटी बूंद का 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर टी अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर टी। ठीक है, और हम जानते हैं यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r, 10 की पावर 1000 की पावर 1/3 10 r हो जाएगा। मैं इसको उठाकर यहां रख देता हूं, देखो 4 पाई टी कैंसिल, कैपिटल R की जगह 10r लिख देता हूं, 10 स्मॉल r 1000 इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R की जगह 10 स्मॉल r स्क्वायर करते हुए 100 स्मॉल r स्क्वायर, ये कैंसिल, सॉल्व करोगे तो 10 आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृष्ठीय ऊर्जा में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए जब 10⁶ छोटी एक समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। ये हम पहले से जानते हैं, जब छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएगी तो स्थायित्व को प्राप्त होगा, ऊर्जा में कमी आएगी। तो प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊर्जा में कमी हो जाएगी, तो प्रारंभिक माइनस अंतिम ऊर्जा में कमी भाग प्रारंभिक, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 और कर देते, इसको अलग अलग भाग दे दो तो आ जाएगा यहां पे 1 माइनस अंतिम अपॉन प्रारंभिक इंटू 100। एक्चुअल में क्या है, कमी निकालने के लिए हमें प्रारंभिक माइनस अंतिम किया है, क्योंकि ये भाग कम हुआ है, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ता है। अब अंतिम क्या है, अंतिम बड़ी बूंद है, तो बड़ी बूंद का पृष्ठीय ऊर्जा अपॉन n छोटी बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा इंटू 100, और ये ज्ञात करना हमें अच्छी तरह आता है क्योंकि हमें इसके बीच में रिलेशन मालूम है, 1 माइनस बड़ी बूंद 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर टी अपॉन छोटी बूंद n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी, 4 पाई टी कैंसिल इंटू 100। अब सारी वैल्यू रख दो, सॉल्व करो आंसर। तो पहले कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन निकाल देते हैं। कैपिटल R इक्वल टू होता है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, और n है 10⁶, तो ये आ जाएगा 10⁻² इंटू स्मॉल r, कैपिटल R की वैल्यू स्क्वायर करके यहां लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस स्क्वायर करके लिखोगे तो आ जाएगा 10⁴ r स्क्वायर अपॉन n 10⁶ r स्क्वायर इंटू 100, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 10⁴ ये 6 10⁻² आ जाएगा, मतलब 100 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 1/100 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 99% पृष्ठीय ऊर्जा में कमी ज्ञात हो जाएगी।